शाबान इज़राइल में चंद रोज़ की छठी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इज़राइल में चौथा दिन। अगले दिन सोकर उठा तो तकरीबन सुबह के 9 बज चुके थे। मैंने खिड़की से पर्दा हटाया तो गुंबद सहरा सूरज की किरणों में चमक रहा था। गुंबद से टकराकर लौटने वाली किरणें आंखों को खीरा कर रही थीं। होटल की तरफ से मिलने वाले मुफ्त नाश्ते के इनकता का वक्त 9 बजे था, इसलिए मैंने जल्दी से दांत साफ किए, शेव की, गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए और छठे फ्लोर पर वाक़े रेस्तोरां में चला गया। रेस्तोरां का चार्ज एक फ़लस्तीनी अरब के पास था जिसका नाम हबीब है। हबीब को सिवाय अरबी के कोई ज़बान नहीं आती। उसने सिर्फ ज़रूरत के लिए अंग्रेज़ी के 2-3 जुमले रट रखे हैं। जब वो अपने अरबी लहजे में वो जुमले अदा करता है तो कुछ पता नहीं चलता कि क्या कह रहा है। उसने मुझे एक टेबल पर बैठने का इशारा किया और अंडों का आमलेट, चंद डबल रोटी के तोश, फ्रूट कॉकटेल और ऑरेंज जूस का गिलास मेरे सामने रख दिया। दिन के तकरीबन 10 बज रहे थे। मैं नाश्ता करके नीचे उतरा तो अजीज पहले से होटल की लॉबी में मेरा इंतजार कर रहा था। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर उसके साथ गाड़ी में बैठ गया और हम यरूशलेम में इस्राएली म्यूज़ियम की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त पुराने और नए यरूशलेम की सड़कों पर ट्रैफिक का रश खासा बढ़ चुका था। चनाचे वो ट्रैफिक से बचते बचाते 10:30 बजे इजरायली म्यूज़ियम पहुंच गया। मैंने उसे म्यूज़ियम के गेट पर खुदा हाफिज कहते हुए 5 बजे वापस आने के लिए कहा, लेकिन उसका ख्याल था म्यूज़ियम में मेरे लिए 5-6 घंटे गुजारना काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए वो 3 बजे आ जाएगा। मैंने चंद लम्हे उसकी तजवीज़ पर गौर किया और फिर उसे 3 बजे वापस लौटने के लिए कह दिया। मुझे खदशा था कि म्यूज़ियम में 4 घंटे काफ़ी नहीं होंगे, इसलिए मैं जल्दी से म्यूज़ियम के अंदर चला गया। काउंटर पर जाकर 48 शेकल्स का टिकट खरीदा और म्यूज़ियम की पहली गैलरी में दाखिल हो गया। इज़राइल म्यूज़ियम ऑफ यरूशलेम की बुनियाद यरूशलेम के मेयर टेडी कैलेक की कोशिशों से 1965 में रखी गई। टेडी कैलेक का ख्वाब था कि इज़राइल म्यूज़ियम ऑफ यरूशलेम को दुनिया भर में एक मिसाली म्यूज़ियम बनाया जाए। म्यूज़ियम के लिए इज़राइल की पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हेब्रो यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के पास रखी गई। म्यूज़ियम की तामीर और तरक्की का सिलसिला जुलाई 2010 तक चलता रहा। इस वक्त म्यूज़ियम में 5 लाख से ज़्यादा आइटम हैं जो अफ्रीका, मिडल ईस्ट, शर्क़ बईद और शुमाली और जनूबी अमेरिका से लाए गए हैं। इनमें से कई आइटम बाइबल आर्कियोलॉजी से मुतल्लक हैं, कई एक का बराह रास्त यहूदियत से तल्लक है, कई एक का फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ है, कई एक इंसानी सकाफ़त और तहज़ीब के इर्तिक़ा से मुतल्लक हैं, कई एक ज़िंदगी और मौत के मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं। इस हिस्से में मुख्तलिफ अदवार में मुर्दों को दफनाने के तरीके और रसूमात पर मबनी मवाद शोकेसों में रखा गया है। यहूदी चूँकि शुरू से मुख्तलिफ वजूहात की बना पर दुनिया भर में बिखरे रहे हैं, इसलिए इस बात का ख़ुसूसी इख्तिमाम किया गया है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ यहूदी जिन हालात में ज़िंदगी बसर करते रहे हैं या अब भी कर रहे हैं, उनकी म्यूज़ियम में नुमाइंदगी हो। चनाचे इस मकसद के लिए दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में रहने वाले यहूदी मुख्तलिफ अदवार में जो लिबास इस्तेमाल करते रहे हैं, ख़ातीन जिस तरह के ज़ेवरात इस्तेमाल करती रही हैं, इन मलबूसात और ज़ेवरात के नमूने भी म्यूज़ियम में रखे गए हैं। कई एक ममालिक से पूरे के पूरे सिनागाग्स के अंदरूनी हिस्से म्यूज़ियम में मुंतकिल किए गए हैं। इन हिस्सों को देखकर अंदाज़ा होता है कि किस तरह मकामी कल्चर मजहबी मज़ाहर पर असर अंदाज होते हैं और किस तरह मजहबी मज़ाहर मकामी कल्चर में अपनी रूह कायम रखते हुए अपने पैरोकारों की रूहानी ज़रूरियात पूरी करते हैं। इस मकसद के लिए
सूरीनाम और कोचीन इंडिया से लाए गए सिनागाग्स खास तौर पर सियाहों की तवज्जो हासिल करते हैं। जिस तरह इनको म्यूजियम में सेट किया गया है, आप उनके अंदर दाखिल होकर महसूस करते हैं कि आप इजराइल में नहीं, वाक़यातन उन कल्चर ज़मीन यहूदी कल्चर का तजर्बा कर रहे हैं। म्यूज़ियम में इम्प्रेशनिस्ट और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्ट के मज़ाहर भी अपनी मिसालात हैं। कई तस्वीर इतनी दिलकश हैं कि आपका जी चाहता है घंटों खड़े देखते रहें। एक तस्वीर जिसने मुझे ख़ास तौर पर मुतासर किया वो हज़रत इब्राहीम की तस्वीर थी, जिसमें उन्होंने दाएं हाथ में छुरी पकड़ रखी है, बाएं हाथ से अपने नौमर बेटे को सर के बालों से पकड़ रखा है। बेटे की आंखों पर पट्टी बंदी है, उसकी गर्दन कुर्बानगाह पर रखी है, जबकि उसका बदन बाईं समत फ्लोर तक 45 डिग्री जाविये पर लेटा है। बेटे के बदन पर कोई कपड़े नहीं, सिर्फ शर्मगाह के गिर्द एक बहुत सी मुख्तसर सी लंगोटी लिपटी है। हजरत इब्राहीम को एक अधेड़ उम्र, तवील कामत, सफ़ेद फाम मर्द की शक्ल में दिखाया गया है, जिसके सर के बाल उड़ चुके हैं, लेकिन सर के इर्द गिर्द स्याह बाल मौजूद हैं। बेटा नौजवान सफ़ेद फाम लड़का है, जो देखने में 14-15 बरस का लड़का दिखाई पड़ता है। पास ही दाईं तरफ बिल्कुल बेटे के कदमों के पास एक फरिश्ता एक दुम्बा लिए हजरत इब्राहीम से इल्तिमास कर रहा है कि वो अपने बेटे के बजाय उस दुम्बे की कुर्बानी करें। तस्वीर के रंग इस कदर जिंदगी से भरपूर हैं कि लगता है तस्वीर के सारे किरदार अभी आपसे हम कलाम होंगे। उनमें जिंदगी कूट कूट कर भरी है। हजरत इब्राहीम और उनके बेटे की तस्वीरें इतनी दिलकश हैं कि जी चाहता है इंसान उन्हें देखता रहे। मैंने तस्वीर के दाएं तरफ लिखा आर्टिस्ट का नाम पढ़ना चाहा, लेकिन बदकिस्मती से दाईं आंख की बिनाई हनूज बंद और बाएं आंख की बिनाई कमजोर होने की वजह से मैं ऐनक लगाने के बावजूद आर्टिस्ट का नाम न पढ़ सका। मेरे पास कैमरा मौजूद था, मैंने चाहा उस तस्वीर की तस्वीर बनाऊं, लेकिन म्यूजियम हुकाम की वाज़ेह हदायत की वजह से मैं चाहने के बावजूद ऐसा न कर सका। ये तस्वीर कई यूरोपीय आर्टिस्टों ने अपने स्टाइल के मुताबिक बनाई है, लेकिन जो तस्वीर इस्राइल म्यूजियम में है उसका जवाब नहीं। म्यूजियम से फारग होने के बाद मैंने म्यूजियम के स्टोर में म्यूजियम में लगी तस्वीरों के सब एल्बम देखे, ताकि अगर किसी एल्बम में वो किताब मौजूद हो तो वो एल्बम खरीद लूं, लेकिन बदकिस्मती से किसी एल्बम में वो तस्वीर मौजूद नहीं थी, जिससे मुझे खासी मायूसी हुई। अभी मैंने आधा म्यूजियम ही देखा था और बहुत सी गैलरियां भी बाकी थी, लेकिन मेरी घड़ी पर पहले ही 3 बज चुके थे। मुझे पता था कि अजीज बाहर मौजूद होगा। मैं नहीं चाहता था कि उसे मेरा ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना पड़े। चनाचे मैं मुख्तलिफ गैलरियों से होता हुआ तेज़ी से म्यूजियम से बाहर निकल आया। अजीज वाक़तन सड़क के किनारे गाड़ी में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने उसे कैमरा दिया कि वो म्यूजियम और कैनेसेट के पस मंज़र के साथ मेरी तस्वीरें बनाए। वहाँ गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं थी। इसके बावजूद उसने तेज़ी से गाड़ी से उतरकर मेरी चंद तस्वीरें बनाई। इसके बाद हम गाड़ी में बैठकर म्यूजियम से रवाना हो गए। मैंने उससे पूछा अगर करीब में कोई अच्छा रेस्तोरां हो तो होटल जाने से पहले मैं वहाँ लंच करना चाहूँगा। उसने कहा नए और पुराने यरूशलेम के बॉर्डर पर एक बहुत अच्छा रेस्तोरां है। उसकी खुराक और माहौल बहुत खूबसूरत है। आपको माहौल भी पसंद आएगा और खुराक भी। म्यूजियम से निकलने के 10-15 मिनट बाद हम रेस्तोरां पहुंचे। रेस्तोरां का माहौल वाक़तन अपनी मिसाल आप था। रेस्तोरां के ओनर फ़लस्तीनी थे, लेकिन रेस्तोरां का नाम पाशा था। मैं इसराइल में जिस रेस्तोरां में भी गया, मैंने देखा हर रेस्तोरां में ज़्यादातर सब्जियां मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार करके एपिटाइज़र के तौर पर पेश की गई। इस मकसद के लिए या तो उन्हें प्रोसेस करके पिकल्स में तब्दील किया गया था, या ग्रिल या तेल में हल्का फ्राई करके एपिटाइज़र बनाया गया था। पाशा में भी गोभी, बैंगनों और तोरियों को
फांकों की सूरत काट कर तेल में हल्का ब्राउन करके एपिटाइजर बनाया गया था। तमाम सब्जियों का असल जायका भी महफूज था और हल्का पकने की वजह से उनके फ्लेवर में भी इजाफा हुआ था। मुझे पाशा के ये एपिटाइजर बहुत खुश जायका लगे। हम खाना खाकर पाशा से निकले तो शाम के 4:30 बज रहे थे। आज चूंकि ज्यादा चला फिरा नहीं था, इसलिए थकन बिल्कुल नहीं थी। इसके बावजूद मैंने उस वक्त कहीं और जाना मुनासिब न समझा, इसलिए हम पाशा से निकलकर सीधे होटल चले आए। होटल पहुंचा तो लॉबी में होटल का फलस्तीनी मालिक हाजी मूसा बैठा था। उसने मुझे देखते ही होटल के एक मुलाजिम को कहकर होटल के रेस्टोरेंट से चाय मंगवाई। अजीज मुझे होटल छोड़कर कल वापस लौटने का वादा करके चला गया। मैं और हाजी मूसा डिनर तक होटल की लॉबी में बैठे फ़लस्तीन की तारीख और इजराइल के अंदरूनी हालात पर गुफ्तगू करते रहे। इस गुफ्तगू के दौरान आज फिर मूसा ने यरूशलेम में यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के बाहमी तल्लुकात और इसराइल के अंदरूनी हालात पर भरपूर रोशनी डाली। पहले म्यूजियम की सियाहत और फिर हाजी मूसा की गुफ्तगू मेरे लिए इसराइल के बारे में एक नया तालीमी तजुर्बा था। हाजी मूसा के साथ तवील नशिस्त के बाद मैंने 6ठे फ्लोर पर जाकर होटल के रेस्टोरेंट में डिनर किया। फिर दोबारा नीचे होटल की लॉबी में आकर कंप्यूटर पर उस दिन के पाकिस्तानी और अमरीकी अखबारात देखे। वही खबरें थीं जो हम रोज़ पढ़ते और सुनते हैं। कोई नई बात दिखाई ना दी, इसलिए मैं कंप्यूटर से उठा और सोने के लिए 5वें फ्लोर पर अपने कमरे में चला गया। ये सामने पार्लियामेंट की कनेसेट की बिल्डिंग है और कनेसेट के साथ इजरायली म्यूजियम की इमारत जो है वो एक साथ दिखाई दे रही है। ये सामने से पार्लियामेंट का मंजर है जिसे इजरायली जो है कनेसेट कहते हैं। इसराइल में 5वां दिन। मैं 7 दिन के लिए इसराइल आया था, लेकिन अमली तौर पर मेरे पास 5 दिन थे। इतवार के रोज सैन फ्रांसिस्को से रवाना होकर मैं सोमवार के दिन सरे शाम यरूशलेम पहुंचा था। इतने मुख्तसर अरसे में जहां जहां जाया जा सकता था गया और जो जो कुछ देखा जा सकता था देखा। इसराइल एक छोटी सी रियासत जरूर है, लेकिन उसमें देखने के लिए इतना कुछ है कि सब कुछ देखने के लिए एक हफ्ता काफी नहीं। खुशकिस्मती से मैं जिस होटल में ठहरा था वो ऐसी जगह वाक़ था जहाँ मस्जिद अक्सा, गुंबद सहरा, माउंट ऑफ ऑलिव, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा, हजरत सलमान फारसी की मस्जिद और रोज़ा मुबारक, दीवार गिरिया जिसे अंग्रेजी में वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, जो दरअसल मस्जिद अक्सा ही की मगरबी दीवार है, बिल्कुल होटल के करीब ही वाक़ हैं। मैं सोमवार के दिन तल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर उतरा जरूर था, लेकिन मुझे अभी तक तल अवीव शहर में जाने का इत्तफाक नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि अपने सफ़र के इख्तिताम से कबल एक दिन तल अवीव में भी गुजारूं। तल अवीव ही दरअसल वो शहर है जहां से इसराइल की मौजूदा रियासत का आगाज़ हुआ था। याद रहे मैंने इसराइल की मौजूदा रियासत का जिक्र किया है, यहूदियत या सहयूनियत का नहीं। यहूदियत एक बाकायदा मजहब के तौर पर तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी, लेकिन नस्ली एतबार से हज़रत मूसा से बहुत पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने, बल्कि उनके ज़माने से पहले से चली आ रही थी। सहयूनियत का आगाज़ 1897 में हंगरी के एक जर्नलिस्ट थियोडोर हर्जल की किताब डर जूडनस्टाट की इशाअत से हुआ। थियोडोर हर्जल ने दुनिया भर में फैले यहूदियों को तरगीब दी कि वो सल्तनत उस्मानिया के फ़लस्तीन में हिजरत शुरू करें, ताकि हज़ारों सालों से दर बदर फिरते यहूदी अपनी रियासत कायम कर सके। थियोडोर हर्जल के आइडिया ने बहुत तेज़ी के साथ दुनिया भर में फैले यहूदियों की तवज्जो हासिल की और बाज़ ताकतवर यहूदियों ने बाकायदा फ़लस्तीन में हिजरत की तहरीक शुरू कर दी। इस तहरीक ने आगे चलकर सहयूनियत की शक्ल इख्तियार कर ली।
اس تحریک کو یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عوام میں پھیلی نفرت نے اور طاقت دی۔ یورپ میں اشکنازی یہودیوں نے ایک طرف یورپی ممالک میں اپنے تحفظ کے لیے قوانین بنوائے اور دوسری طرف اسرائیل کے قیام کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دی۔ اس پس منظر میں یورپی ممالک نے آباد یہودیوں نے فلسطین کے ساحلی شہر یافا میں 19ویں صدی کے اختتامی سالوں میں ہجرت شروع کی۔ یافا، جسے جافا بھی کہا جاتا ہے، فلسطین میں بحر روم کے ساحل پر واقع بندرگاہ ہے، جس میں ہزارہ سال 100% عرب آباد تھے۔ شروع میں صہیونیت کی تحریک کے زیر اثر چند یہودی یافا میں آ کر آباد ہوئے، پھر رفتہ رفتہ یافا میں ایک منصوبے کے تحت ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ 1909 میں یہودیوں نے یافا کے ایک حصے میں باقاعدہ گھر بنانے شروع کیے، یہاں تک کہ اگلی چند دہائیوں میں یہودی تعداد میں پہلے یافا میں آباد اربوں کے برابر ہوئے اور پھر ان کی تعداد اربوں سے 3-4 گنا بڑھ گئی۔ اس طرح تل ابیب یافا کے پہلو میں ایک شہر کے طور پر قائم ہوا۔ 1948 میں تل ابیب کو بنیاد بنا کر باقاعدہ اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے یافا کے عربوں کے ساتھ ان کے جھگڑے تو بہت پہلے شروع ہو گئے تھے، لیکن اسرائیل کے قیام کے بعد یہ جھگڑا باقاعدہ فلسطین کی آزادی کی تحریک اور اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد میں تبدیل ہو گیا، جو اب تک جاری ہے۔ اسرائیل میں اپنے 5ویں دن صبح سو کر اٹھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ آج کا دن تل ابیب میں گزاروں گا۔ چنانچہ جیسے ہی عزیز ہوٹل پہنچا، میں نے اسے کہا مجھے تل ابیب لے جائے۔ اسے پتا تھا کہ اگلے دن آدھی رات کے وقت مجھے USA واپس جانے کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہونا تھا، اس لیے اس نے تل ابیب میں دن گزارنے کو میرا صحیح فیصلہ قرار دیا۔ ہم کوئی 10 بجے قریب یروشلم سے تل ابیب کی طرف روانہ ہوئے۔ یروشلم سے باہر نکلتے ہی رام اللہ کی حدود شروع ہو گئیں۔ فری وے کے ساتھ ساتھ ایک دیوار بنائی گئی تھی جو رام اللہ کے شہریوں کو یروشلم میں آمد و رفت کو مسدود کرتی ہے۔ عزیز نے مجھے بتایا کہ پہلے رام اللہ کے شہری کئی راستوں سے چند کلومیٹرز کا سفر کر کے یروشلم میں کام کاج کے لیے داخل ہو سکتے تھے، لیکن اب یہ دیوار بنا کر ان کے یروشلم میں داخلے کے لیے صرف ایک پوسٹ بنا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں یروشلم آنے کے لیے تقریباً 35 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس پوسٹ کے علاوہ وہ کہیں سے یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک فلسطینی کے نقطہ نظر سے اس کی بات ٹھیک تھی، لیکن اسرائیلی نقطہ نظر سے جب سے اسرائیل نے فلسطین بستیوں کے گردا گرد یہ دیواریں کھڑی کی تھیں، اسرائیل میں ہر طرح کے حملے رک گئے تھے اور اب خال ہی ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا۔ رام اللہ کے علاقے کے ساتھ ساتھ فری وے پر ہمارا سفر تل ابیب کی طرف جاری تھا۔ سڑک پر بہت سی گاڑیاں پوری رفتار کے ساتھ بھاگ رہی تھیں۔ دن خاصا گرم ہو چکا تھا۔ عزیز نے یروشلم سے نکلتے ہی پانی کی ٹھنڈی بوتلیں گاڑی میں رکھ لی تھیں۔ اسرائیل میں سفر کرتے ہوئے اگر ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ساتھ رکھ لی جائیں تو تھوڑے عرصے کے بعد پانی پینے سے ایک طرف موسم کی وجہ سے لگنے والی پیاس بجھائی جا سکتی ہے، تو دوسری طرف اس سے گرمی میں بھی افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ اسرائیل میں فری وے پر تقریباً تمام شہروں کے سفر کے درمیان فوجی چوکیاں بنی ہیں، جہاں چاق و چوبند فوجی آنے جانے والی گاڑیوں اور گاڑیوں کے مسافروں کا ایک نظر ضرور جائزہ لیتے ہیں۔ زیادہ تر ایک نظر ڈال کر وہ گاڑی کو جانے دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات گاڑی روک کر مسافروں اور گاڑی کی تفصیلی چیکنگ بھی کرتے ہیں۔ ایسا اس وقت اور بھی یقینی ہو جاتا ہے اگر گاڑی میں فلسطینی یا غیر یہودی سفر کر رہے ہوں۔ تل ابیب جاتے ہوئے سیکیورٹی والوں نے ہماری گاڑی بھی روکی، عزیز کے کاغذات اور میرا پاسپورٹ دیکھا اور پھر ہمیں جانے دیا۔ ہم تل ابیب میں داخل ہوئے تو تقریباً دوپہر ہو چکی تھی۔ عزیز گاڑی پارک کر کے شہر میں پیدل چلنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے کہا وہ گاڑی پارک نہ کرے تاکہ ہم کم سے کم وقت میں شہر کے زیادہ سے زیادہ حصوں کا جائزہ لے سکیں۔ یورپی شہروں کی طرح تل ابیب کا بھی ایک ڈاؤن ٹاؤن ہے جو یورپی انداز میں فلک بوس عمارتوں پر مشتمل ہے۔ تل ابیب میں کبھی مجھے سان فرانسسکو اور کبھی جدے کی مماثلت نظر آئی۔ عمارتوں کی تعمیر میں 20ویں صدی کے آغاز میں جرمن میں یہودی فن تعمیر کی جھلک دکھائی دی۔ ایسا ہونا ضروری بھی تھا۔
کیونکہ 20ویں صدی کے آغاز میں جب یہودی یورپ سے تل ابیب منتقل ہونا شروع ہوئے تھے، ان میں زیادہ سے زیادہ جرمنی میں عمارتوں کے تعمیراتی کام سے وابستہ تھے۔ کئی سڑکیں اور سڑکوں پر بنائی گئی عمارتیں جدت کا رنگ لیے ہوئے تھیں، جبکہ کئی ایک میں قدامت جھلکتی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم مڈل ایسٹ کے کسی پرانے شہر میں ڈرائیو کر رہے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور دیگر بین الاقوامی شہروں کے برعکس تل ابیب میں مجھے کوئی میکڈونلڈ یا برگر کنگ دکھائی نہ دیا۔ اس بات پر مجھے قدرے حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا شاید امریکہ کی کاروباری دنیا میں یہودیوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسرائیل کے شہروں میں میکڈونلڈ اور برگر کنگ کو ارادتاً نہیں آنے دیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے اسرائیل میں صرف ایک میکڈونلڈ بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دیکھا تھا، اور شاید کسی اور شہر میں کہیں ایک آدھ اور دیکھا ہو۔ تل ابیب میں ڈرائیو کرتے ہوئے بھی کسی سڑک پر مجھے کہیں کوئی میکڈونلڈ دکھائی نہیں دیا۔ ہاں، اگر شہر کے اندر کسی مال میں اس کی کوئی برانچ ہو تو کہہ نہیں سکتا۔ تل ابیب اتنا بڑا شہر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ تل ابیب کی آبادی کو آدھے ملین افراد پر مشتمل ہوگی۔ چنانچہ تل ابیب اتنا ہی بڑا ہے جتنا آدھے ملین کی آبادی کے شہر کو ہونا چاہیے۔ اسرائیل آنے سے پہلے بحیرہ روم کے ساحل پر واقع تل ابیب کے بیچ کا بہت تذکرہ سنا تھا۔ میں نے عزیز سے کہا وہ گاڑی کا رخ تل ابیب کے بیچ کی طرف موڑ لے۔ چنانچہ ہم شہر میں گھومنے پھرنے کے بعد تل ابیب کے بیچ کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد بیچ کے قریب پہنچے تو ہمیں ساحل کے ساتھ بنی سڑک کے ایک طرف بیچ اور ایک طرف تل ابیب کی جامع مسجد دکھائی دی۔ مسجد فن تعمیر کا بہترین شاہکار ہے، باہر اور اندر سے خوبصورت۔ ہم نے گاڑی مسجد کے پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی اور سڑک عبور کر کے بیچ پر پہنچ گئے۔ اسرائیل میں یہ کام کرنے کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا اور بیچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سارے بیچ پر جہاں تک نظر جاتی تھی دھوپ سے بچاؤ کی چھتریاں لگی تھیں، جن کے گرد کرسیاں رکھی تھیں۔ کرسیاں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ لوگوں میں زیادہ تعداد خواتین کی تھی۔ خواتین تقریباً نیم برہنہ تھیں۔ زیادہ تر کے جسم پر صرف مختصر انڈر ویئر اور چھاتیوں پر انتہائی مختصر براز تھیں۔ مردوں کا بھی یہی حال تھا۔ مرد صرف انڈر ویئر یا نیکروں میں تھے۔ بیچ پر تقریباً ہر عمر کے لوگ تھے، بچے، جوان اور بوڑھے، چھوٹی بچیاں، جوان لڑکیاں اور معمر خواتین۔ بس ایک جلوہ روبرو تھا، ساحل پر آگ لگی تھی۔ تھوڑی دیر تلاش کے بعد ہمیں بھی ایک چھتری کے نیچے جگہ مل گئی۔ میں اور عزیز نے وہاں بیٹھ کر کوک کی بوتلیں پیں اور وہاں سے اٹھ گئے۔ میں نے عزیز سے کہا کہ بیچ پر سبھی لوگ یورپین، یہودی یا ان کی اولادیں ہیں، یہاں کوئی عرب فیملی دکھائی نہیں دی۔ عزیز نے کہا آپ کا مشاہدہ ٹھیک ہے، دراصل عربوں نے یہاں سے تھوڑا ہٹ کر الگ سے اپنا ایک بیچ بنا رکھا ہے اور وہ سب کے سب وہیں جاتے ہیں، ان میں سے یہاں کوئی نہیں آتا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ان کے یہاں آنے پر کیا کوئی پابندی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہودیوں اور عربوں میں جو ایک غیر مرئی دیوار کھڑی ہے اس کی وجہ سے عرب یہاں آنے سے خود ہی حذر کرتے ہیں۔ شہر میں گھومتے پھرتے اور اب بیچ پر بیٹھے ہمیں تقریباً 2:30 بج چکے ہیں۔ لنچ کا وقت ہو چکا تھا اور بھوک بھی تل ابیب کے چمکدار دن کی طرح چمک رہی تھی۔ ہم تل ابیب کے بیچ سے اٹھے اور شہر کے دوسرے حصے یافا کی طرف چل پڑے۔ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے، تل ابیب کو 20ویں صدی کے آغاز میں یہودیوں نے آباد کیا تھا، لیکن تل ابیب سے پہلے یہاں اصل شہر یافا ہی تھا، جو کہ ہزارہ برس اسی جگہ آباد چلا آ رہا ہے۔ پچھلی صدی میں یافا میں کھدائی سے ملنے والے آثار سے اندازہ ہوتا ہے کہ یافا ہزارہ سال پہلے کانسی کے دور میں بھی اسی جگہ آباد تھا۔ اگر یافا کی تاریخ پڑھیں تو فلسطین کے دیگر اہم شہروں کی طرح یافا بھی بندرگاہ ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ جنگی مہم جوؤں کی مہموں کا مرکز رہا ہے۔ یافا کے فاتحین کی فہرست دیکھیں تو اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام بھی دکھائی دیتا ہے۔ تل ابیب سے ہم یافا کے حصے میں داخل ہوئے تو وہاں ہمیں مین روڈ کے علاوہ شہر کی اندرونی سڑکوں پر بہت کم لوگ دکھائی دیے۔ ہم یافا میں عربوں والے بیچ پر پہنچے تو وہاں ہمیں بہت کم لوگ دکھائی دیے۔ مرد اور خواتین مکمل طور پر ملبوس تھے۔ کچھ مرد حضرات نکروں میں دکھائی دیے، لیکن خواتین نکروں یا جامعوں میں دکھائی نہ دی۔
ज़्यादा तर अपने मखसूस फ़लस्तीनी लिबास में मलबूस थीं। वहीं बीच पर एक रेस्तरां था जिसका नाम अल अजूज़ वल बहर था। अजीज़ ने बताया कि ये याफा का मकबूल तरीन रेस्तरां है, बल्कि तल अबीब से यहाँ बहुत से लोग लंच और डिनर के लिए आते हैं। हम रेस्तरां में दाखिल हुए तो वहाँ कुछ फ़लस्तीनी, ईसाई, ख़ातीन और मर्द लोग लंच कर रहे थे। उनकी वजह कतई यहूदियों और फ़लस्तीनियों से मुख्तलिफ दिखाई दी तो मैंने अजीज़ से पूछा कि ये कौन लोग हैं। उसने बताया कि ये फ़लस्तीनी ईसाई हैं। लंच के लिए मैंने चिकन टिक्का जबकि अजीज़ ने फ़िश ऑर्डर की, लेकिन रवायती फ़लस्तीनी मेहमान नवाजी के असूल के मुताबिक रेस्तरां के बहरे ने 21 एपिटाइज़र्स लाकर हमारे सामने रख दिए। एपिटाइज़र से तकरीबन हमारे पेट भर गए। जब तक ऑर्डर की हुई खुराक आई हम पहले से फुल हो चुके थे। मैंने अजीज़ से कहा अगर वो चिकन टिक्का घर ले जाना चाहे तो पैक करा ले, क्योंकि मैं अपना एपिटाइज़र से पेट भरने के बाद कुछ और नहीं खाना चाहता था। अजीज़ को मेरी तजवीज़ अच्छी लगी। उसने अपना लंच वहीं खाया और चिकन टिक्का बॉक्स में पैक करा लिया। हम लंच से फारग हुए तो 3:30-4 बज रहे थे। इस तरह तल अबीब और याफा में मेरा दिन तमाम हुआ। मेरे पास वक्त नहीं था कि तल अबीब में सियाहों की दिलचस्पी के दीगर मकामात पर जाता। याफा से निकलते हुए सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। लगता था अमरीकी शहरों की तरह यहाँ भी रश आवर शुरू हो चुके थे और लोग कामकाज के बाद घरों को वापस जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम यरूशलेम जाने वाली फ्रीवे पर थे और हमारी गाड़ी यरूशलेम की तरफ फराटे बढ़ रही थी। ये तल अबीब के एक बीच का मंजर है और इसके बाद ये तल अबीब में मस्जिद का बैरूनी मंजर है ये। और ये दूसरी तरफ इसके साथ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये कब्र है हज़रत सलमान फारसी अलैहिस्सलाम की, जो सहाबी रसूल थे, और ये मस्जिद के अंदर वाक़ है ये कब्र। और इसके साथ ही इजाज़त, फिर हाज़िर खिदमत होगा अगली किस्त के साथ।